नमस्कार। चलिए आज एक शानदार सफर पर चलते हैं मुगल सल्तनत की उस दिलचस्प दुनिया में जहां सदियों की ताकत, लाजवाब संस्कृति और बड़े बड़े टकराव की कहानियां बसी हैं। जानते हैं, एक पूरे साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी इन दो चेहरों में ही समाई हुई है। एक तरफ हैं बाबर, वो जांबाज विजेता जिन्होंने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, और दूसरी तरफ हैं बहादुर शाह जफर, वो शायर बादशाह जिनके हाथों से ये सल्तनत हमेशा के लिए फिसल गई। तो हमारा ये सफ़र कैसा होगा? हम शुरुआत करेंगे साम्राज्य की नींव से, यानी बाबर और हुमायूं के साथ। फिर चलेंगे इसके सुनहरे दौर में, अकबर और शाहजहां के वक्त में। इसके बाद आएगा वो अहम मोड़, औरंगजेब का शासन। कहानी के आखिरी पड़ाव में हम बहादुर शाह जफर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुगलों ने अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य की उस तूफानी बुनियाद से। ये हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सोचिए, मध्य एशिया की फरगना घाटी में जन्मे बाबर ने अपनी ज़बरदस्त सैन्य सूझबूझ के दम पर 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर ने, आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी पर फैसलेकुन जीत के बाद उन्होंने अगले कुछ ही सालों में खानवा, चंदेरी और घाघरा में एक के बाद एक लड़ाइयां जीतीं और देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत पर अपनी पकड़ चट्टान की तरह मजबूत कर ली। बाबर के बाद तख्त पर आए उनके बेटे हुमायूं, लेकिन उनका शासनकाल, आप कह सकते हैं, बहुत ही उथल-पुथल से भरा रहा। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने पिता की विरासत को खोया और फिर उसे वापस भी पाया। सच कहूं तो हुमायूं की कहानी किसी नाटक से कम नहीं है। 1540 में शेरशाह सूरी से हार गए और अपना पूरा साम्राज्य गंवा बैठे। फिर 15 साल, जी हां, पूरे 15 साल फारस में निर्वासन में बिताए और फिर 1555 में सफावीद शाह की मदद से दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर लिया। अब हम उस दौर में चलते हैं जिसे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये वक्त था स्थिरता का, संस्कृति के विकास का और ऐसी शानदार इमारतों का जिनकी कोई मिसाल नहीं। और इस युग के केंद्र में थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीतीं, बल्कि अपने प्रशासनिक सुधारों और अपनी दूर की सोच से साम्राज्य को एक मजबूत और कह सकते हैं एक मल्टीकल्चरल रूप दिया। अकबर की सबसे बड़ी और दिलचस्प सोच थी सुलह-ए-कुल। इसका सीधा सा मतलब था सार्वभौमिक शांति, यानी सभी धर्मों का सम्मान और उनके प्रति सहिष्णुता। यही वो नीति थी जो अकबर के इतने बड़े साम्राज्य की असली बुनियाद बनी। अकबर के पोते शाहजहां के दौर में तो मुगल सल्तनत अपनी कला की बुलंदी पर पहुंच गई। उन्हें मास्टर बिल्डर भी कहा जाता था और उनका शासनकाल वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का वो सुनहरा दौर था जिसकी मिसाल आज भी दुनिया भर में दी जाती है। उनकी सोच ने तो जैसे पत्थरों में जान डाल दी। आगरा का ताजमहल, जो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है, दिल्ली का वो ताकतवर लाल किला, विशाल जामा मस्जिद और दुनिया का शायद सबसे कीमती सिंहासन तख्ते ताऊस, ये सब शाहजहां की शाही कल्पना की ही तो देन है। जैसा कि ये कहावत है, किसी रचना की सुंदरता सदियों तक अमर रहती है और शाहजहां की बनाई इमारतें आज भी इस बात की जिंदा गवाही देती हैं। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और मुगल साम्राज्य की कहानी में ये निर्णायक मोड़ आया औरंगजेब के शासनकाल के साथ। ये हैं औरंगजेब, एक बेहद ताकतवर और महत्वाकांक्षी शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सरहदों तक फैलाया। और यहीं पर हमें सल्तनत की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ थे उनके परदादा अकबर, जिन्होंने सुलह-ए-कुल यानी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई थी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी कानूनों पर जोर दिया और 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। ये वो टैक्स था जो साम्राज्य के गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। जाहिर है, इस कदम ने साम्राज्य के लोगों के बीच दरारें पैदा कर दीं। और यही औरंगजेब के शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उनके राज में मुगल साम्राज्य अपनी सीमाओं के लिहाज से सबसे विशाल था, लेकिन दूसरी तरफ दक्कन में मराठों से दशकों तक चली लड़ाइयों और जगह जगह होते विद्रोहों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और साम्राज्य की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला बना दिया। और यही कमजोरी हमें मुगल कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्द भरे अध्याय की ओर ले जाती है, जिसका चेहरा थे उसके आखिरी बादशाह। मिलिए बहादुर शाह जफर से।
वो एक विजेता सम्राट नहीं बल्कि एक बेहद मशहूर उर्दू शायर थे जिन्होंने अपने ही राजवंश के सूरज को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। 1857 के गदर के दौरान भारतीय सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता बना लिया, लेकिन विद्रोह नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के रंगून में देश निकाला दे दिया। वहीं पर 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनकी किस्मत का सारा दर्द उनके ही एक शेर में सिमट कर रह गया, जो आज भी एक महान राजवंश के अंत की गूंज की तरह है। कितने हैं बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो जब 300 साल से भी ज्यादा की हुकूमत के बाद मुगल सल्तनत का पर्दा गिरा, तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत क्या थी? कला और वास्तुकला से लेकर प्रशासन तक, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने और हमारी भाषा तक में मुगल साम्राज्य का असर आज भी दक्षिण एशिया की संस्कृति में बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा राजवंश जिसमें महान विजेता भी थे, बेमिसाल इमारतें बनाने वाले भी और दिल को छू लेने वाले शायर भी। तो आखिरी सवाल यही है कि इतिहास को मुगलों को आखिर किस नज़र से याद रखना चाहिए?